हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th की उसमें जो टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिस्कस करेंगे कि कैटालिस्ट के आने से क्या क्या होता है, कैसे किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। तो देखो, कैटालिस्ट की हमें डेफिनेशन देनी होगी। कैटालिस्ट की हम क्या डेफिनेशन देंगे? तो कैटालिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जब हम उसको रिएक्शन में डालेंगे तो वो क्या करेगा कि विदाउट कोई भी, बिना किसी परमानेंट चेंज के, खुद में कोई चेंज नहीं होगा। जैसा हमने उसको डाला वैसा ही वो हमें लास्ट में भी मिलेगा। खुद में कोई भी परमानेंट चेंज हुए बिना वो क्या करेगा? रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए सब्सटेंस विच इंक्रीज rate of reaction without undergoing any permanent change। जो बिना परमानेंट चेंज हुए रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा उसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। अब देखो, ऐसे जैसे ये कैटालिस्ट है, ऐसे ही एक सब्सटेंस आता है जिसको अगर हम रिएक्शन में डालेंगे तो वो क्या करेगा? रेट को डिक्रीज करेगा। तो उसको हम वहाँ पे कैटालिस्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर वो क्या होता है? ए सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा उसको हम बोलेंगे इनहिबिटर, और जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज वो होगा कैटालिस्ट। तो ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन थी, लेकिन अब हम समझेंगे कि कैटालिस्ट कैसे काम करता है। हमने जो पहले, जब हमने आर्हेनियस इक्वेशन को डिफाइन किया था, तो वहाँ पे हमने प्लॉट देखा था। देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा था? ऐसे प्लॉट देखा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये देखा था। वहाँ पे, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट। ये होता है प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो, आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो वहाँ पे हम दो प्लॉट बनाते हैं। एक तो जैसे यहाँ से मैंने ये प्लॉट बनाया और एक मैंने बनाया ये प्लॉट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे रिलीज हुई है। तो मतलब क्या होगा? हमारी रिएक्शन क्या होगी? एक्जोथर्मिक। और जिस भी रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़े उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है। तो मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज हुई है तो हमें एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक। तो ऐसे आप इनका बताना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसमें नीचे दिखाते हैं थोड़ा। उसके बाद देखो, इस कैटाली यहाँ पे ये क्या है? रिएक्शन का पाथवे, रिएक्शन पाथवे विदाउट कैटालिस्ट। उसके बाद होता क्या है? जैसे ही हम रिएक्शन में कैटालिस्ट को ऐड करेंगे वो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। तो यहाँ पे जो प्लॉट बन के आएगा वो आएगा ये। अब आपको जैसे हमने आर्हेनियस इक्वेशन डिस्कस करी थी तो वहाँ पे हमने बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको बोलेंगे? तो देखो, ये वाली एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी है, और वहाँ पे क्या बनता है? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो रिएक्टेंट को एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनने तक के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट।
तो ऐसे आपने ये बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होके जैसा होता है वैसा ही हमें एंड में मिल जाता है, लेकिन जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। और जो कैसे करेगा ये, इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज होने से रेट कांस्टेंट कैसे इंक्रीज होता है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, जहाँ पे हमने अर्हेनियस इक्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्टिवेशन एनर्जी आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो, उससे आपको ये वाली चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने से जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो थी इतनी बात। हो भी आपको ये फ्लोट भी समझ आया होगी कैसे कैसे यहाँ पे क्या हुआ है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है कि ये कैटलिस्ट होता है वो हमेशा किसके लिए काम करेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए काम करेगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए काम नहीं करेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, इट डज नॉट चेंज डेल्टा जी। जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है उससे कैटलिस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। साथ के साथ क्या काम होगा, इट ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉट फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, किसके लिए काम करेगा ये, ओनली फॉर स्पॉन्टेनियस नॉट फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके बाद देखो इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बनाया ए से बी और बी से ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। और जब भी बात आती है, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इक्विलिब्रियम यूनिट जो आपकी 11th में आती है वो पढ़ा है, तो वहाँ से हम क्या लिखते हैं कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या करेगा, किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। क्यों, क्योंकि जितना चेंज ये फॉरवर्ड में करेगा उतना ही जो रेट कांस्टेंट है ये बैकवर्ड का भी इंक्रीज करेगा, और ओवरऑल जो चेंज है वो क्या करेगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने की वजह से इसमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू में कैटलिस्ट के ऐड होने से कोई भी चेंज नहीं आता। तो इट डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। क्यों, बिकॉज इट कैटलाइज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वली। तो जितना ये फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटालाइज करेगा। तो इसलिए इसमें कैटालिस्ट के ऐड होने से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता तो पहले आप कैटालिस्ट की डेफिनेशन दोगे, उसके बाद इनहेबिटर की डेफिनेशन दोगे, उसके बाद इनहेबिटर की डेफिनेशन दोगे, उसके बाद बताएंगे हम उसके जो हमारा वो प्लॉट था एक्टिवेशन एनर्जी वाला, कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैसे वो रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो अर्हेनियस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज होने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली ए के वाई आर टी, और जो हमने एल एन लेके बाद में सोल्व करके दिखाया था, तो ऐसे आप उससे बता सकते हो। यहाँ से जैसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, और जैसे ही इसको कम करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा। वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम कि ये क्या, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू में इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये काम करेगा किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद के इक्विलिब्रियम की वैल्यू में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही किस में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ओवरऑल चेंज है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना पहले इसमें चेंज हुआ इतना इसमें चेंज होगा, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट था कैटालिस्ट का वो फिनिश होता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है लास्ट, केमिकल काइनेटिक्स का कोलोजन थ्योरी। वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।